नमस्ते साथियों, रिसर्चर सर्विस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के प्रथम शिफ्ट में हुए पेपर में हिंदी विषय को देखेंगे। हिंदी विषय में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी विषय में कैसे प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कमल शब्द के। दूसरा प्रश्न इसमें आया हुआ था कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हुआ ईशान। ईशान कोण कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ईशान। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो ये है पहला शशधर और शशिधर। शशधर मतलब चांद और शशिधर मतलब शिव होता है, तो पहला सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें दिया है 10 बजने को 15 मिनट है, ये गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, और ये कुछ सही लग रहा है। और वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। मतलब इसमें तीसरा सही हो सकता है कि तीन दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता, ये सही हो सकता है इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो मुद्रिका जो है वो स्त्रीलिंग है। बी विहार, विहार ये पुल्लिंग है, विहार सही है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना जो होता है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। सोने, सोना, तो सोना होगा। अगला प्रश्न है हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें है संबोधन कारक, यहाँ संबोधन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव होगा ताप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो नव्य और स्वर्णकार, इन दोनों में ये जो है दोनों तत्सम है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका होगा, अगर इसको तोड़ेंगे तो रक्त से रंजित, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय में होगा मदिराधन आलय। क्या होगा? मदिराधन आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो किस प्रकार का है? तो समुच्चय बोधक विशेषण है इसमें। कैसा है? समुच्चय बोधक। अगला है प्रश्न आपका कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो जब कोई काम दूसरे से कराया जाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है, तो ये सब तो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है आपका चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आहट, तो ये आपका डी सही हो जाएगा, आहट प्रत्यय। अगला प्रश्न है आपका अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अभी, अभी मतलब पहला विकल्प ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये तिल का ताड़ बनाना, तो इसका क्या होगा? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो ये सही हो जाएगा, डी। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, बी सही हो जाएगा इसमें। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना, मतलब पहला सही हो जाएगा इसमें। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का। किसका हो जाएगा? रौद्र रस, सी सही हो जाएगा इसमें। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा इसके उलट होता है। तो दोहा में पहले और तीसरे में 13 होता है, और दूसरे और चौथे में 11 होता है। तो सोरठा में
दूसरे और चौथे में 13-13 हो जाएगा, तो इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार, पहला सही हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग का मतलब बांटना होता है, हिस्सा करना होता है, और भागना भी, तो ब्याज इसमें नहीं होगा। भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ब्याज नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो ये कौन सा काल होगा? वह जा चुका है, तो ये होगा आसन्न भूतकाल ऑब्लिक पूर्ण वर्तमान काल। क्या होगा? आसन्न भूतकाल ऑब्लिक पूर्ण वर्तमान काल, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें आसन्न भूत ऑब्लिक पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा? आसन्न भूतकाल ऑब्लिक पूर्ण वर्तमान काल, विकल्प डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राम अभी सोएगा, तो कौन सोएगा? तो राम। तो किस पे इसका, इसमें मुख्य क्या है? तो कर्ता। राम क्या है? कर्ता है, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। इसके बाद प्रश्न है आपका, ये है गद्यांश का। तो इसमें एक बार गद्यांश आप लोग पढ़ लेंगे। दिया है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उससे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो यही पूछ दिया कि उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इसका शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक देखिए, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, तो ये नहीं है होगा। भारत की दुर्वस्था, दुर्वस्था ये भी नहीं होगा। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, हाँ बिल्कुल ये सही होगा कि भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ये इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, कौन सा सही होगा? तो देख लेते हैं। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते, ये गलत है। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, ये भी गलत है। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते और उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। तो इसमें विकल्प सी और डी में से कोई हो सकता है। हो सकता है कि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, तो सी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो किसमें है? तो सुशिक्षित में अरुचि की भावना है, तो ये ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं। तो इसका क्या होगा कि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। तो कारण यही है कि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, ये डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो कौन सा? तो अंग्रेजी, तो इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो जुड़ी हुई कौन सी? बांगरू, जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, तो ये सही हो जाएगी सी। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची रत्नाकर हो जाएगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची रत्नाकर। और अगला है मेघ और मेध। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेघ मतलब बादल होता है और मेध मतलब यज्ञ होता है, तो बादल यज्ञ हो जाएगा, मतलब बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है स्त्री जो अभिनय करती हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो किसकी रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद के रचनाओं का संकलन है। किसके रचनाओं का? प्रेमचंद। अगला प्रश्न है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये रैदास की है या रविदास की शिष्या थी?